हाय एवरीवन, आज की ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए होने वाली है जो लोग अपने रिटेन की तैयारी करते हैं। इट मींस किसी न किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो किसी बोर्ड का एग्जाम हो। ठीक है, किसी भी स्टेट का हो, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अगर आपका ग्रामर अच्छा है तो आप किसी भी एग्जामिनेशन को अच्छे से पास कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से आप उसका आंसर दे सकते हैं। सेकंड, उसके बाद क्या आता है कि अगर आपको इंग्लिश के एग्जाम में अच्छे नंबर्स लाने हैं तो उसके दो ही भाग होते हैं, एक होता है लिटरेचर का भाग और एक होता है ग्रामर का भाग। तो अगर आपका ग्रामर अच्छा है तो आप क्या करिएगा, जो आपका लिटरेचर है आप उसे भी अच्छे से समझ पाइएगा और उसका सही से आंसर दे पाइएगा। बट अगर आपका ग्रामर ही अच्छा नहीं है तो ना आप ग्रामर के क्वेश्चन को अच्छे से हल कर पाइएगा, ना ही आप अपने लिटरेचर में अच्छा नंबर लेके आ पाइएगा। हाँ, घस फस के लोग, बहुत सारे लोग पास हो जाते हैं तो वो एक अलग बात है, तो वो जीवन में काम नहीं आता है। सिर्फ कागज का टुकड़ा लेके तो आप कुछ नहीं कर सकते है ना। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ लोगों को ये समझ में आया कि सर ये जो वीडियो है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग एग्जाम पास करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड का एग्जाम हो या किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अंग्रेजी बोलना भी चाहते हैं तो भी आपके पास ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, जिससे क्या कि आप सही तरीके से अंग्रेजी बोल पाए, आप मिस्टेक ना करें। और अगर कोई आदमी मिस्टेक करता है तो आप उस मिस्टेक को बता सके, उसका मजाक नहीं उड़ाना है, आप उसको बता सके कि भैया ये काम ऐसे ना करके इस तरीके से होता है। तो आप किसी की मदद भी कर सकते हैं, कब? जब आपके पास में सही नॉलेज होगा तब। तो आज की ये जो वीडियो है स्पेशली सभी लोगों के लिए जो लोग अंग्रेजी बोलना चाहते हैं और जो लोग अपना रिटेन अच्छा करना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना है कि यहाँ पे लिखा है क्लाउज। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, और अगर आपको अंग्रेजी भी बोलना है तो आपको भी इसकी नॉलेज होनी चाहिए। जब आप अखबार पढ़ेंगे ना, इंग्लिश का अखबार, या आप किसी न्यूज को देखिएगा तो वहां पे देखिएगा ये बहुत सारे मतलब हर जगह पे आता है, लेकिन हमको थोड़ा सा क्या है कि जानकारी नहीं होने के कारण हम नहीं समझ पाते। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लाउज। अब ये क्लाउज होता है क्या है, इसकी हिंदी क्या होती है, इसको एक वर्ड में खत्म करिए कि क्लाउज को आप अगर ऐसे बोलिएगा ना, इसकी हिंदी क्या, इसको बोलते हैं वाक्यांश। आप इसको बोल दीजिए सीधे एक वर्ड में बोलिए, इसको बोल दिए खंड, यानी कि टुकड़ा। ठीक है, अब ये टुकड़ा कैसे समझ में आएगा, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हम अपनी भाषा में आपको बोल के बताते हैं, ज्यादा लिखवाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है और इसी एक क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, हमारे एक सवाल को यहाँ से क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे सिर्फ एक ही से। जैसे क्लाउज जो है बहुत सारे होते हैं। एक क्लाउज जो होता है वो प्रिंसिपल क्लाउज होता है, डिपेंडेंट क्लाउज होता है, इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है, कोऑर्डिनेट क्लाउज होता है, सब ऑर्डिनेट क्लाउज होता है। ठीक है, तो ये सब क्लाउज को भी हम इसी क्वेश्चन से समझ लेंगे, ज्यादा हमको डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बात को समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्लाउज क्या होता है। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि क्लाउज एक लंबे से सेंटेंस का छोटा सा भाग होता है। जैसे हमने क्या बोला, खंड यानी कि वाक्यांश। तो क्लाउज एक लंबा सा आपने सेंटेंस लिया, उस लंबे से सेंटेंस का, जैसे ये एक लंबा सा सेंटेंस है ना, यहाँ पे कि ये लंबा सा सेंटेंस है, तो इस लंबे से सेंटेंस का जो छोटा सा भाग हुआ वो क्या कहलाएगा, वो क्लाउज कहलाएगा। अब उसकी पहचान कैसे होगी सर, तो उसमें क्या है कि एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। तो जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्लाउज बोलते हैं। जैसे जस्ट एग्जांपल हम यहाँ पे बोलेंगे कि आपने बोला यहाँ पे आई वेंट, क्या बोला, आई वेंट। तो अब यहाँ पे देखिए ये आई क्या है, ये सब्जेक्ट है, और वेंट क्या है, ये एक वर्ब है। तो आपसे अब छोटा सा सवाल है कि क्या ये एक सेंटेंस है, तो आप बोलेंगे यस सर ये एक सेंटेंस है। हमने यहाँ पे एक काम और किया, हमने यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखा। हमने बोला लता इट्स। ठीक है, ये एक सेंटेंस है क्या, तो आप बोलेंगे यस सर ये भी एक सेंटेंस है। लेकिन हम कहेंगे नहीं, ये एक सेंटेंस नहीं है। अगर आप इसको सेंटेंस बनाते हैं, एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाता है और अगर आप इसको सेंटेंस में टिक लगा देते हैं, वहां पे 4 क्वेश्चन पूछे जाते होंगे। ठीक है, जो भी जिस तरीके से हम आपको एक डीपली नॉलेज दे रहे हैं। ठीक है, हम कोई एग्जाम जाके नहीं दे रहे हैं कि हम आपको बोले कि आप इस तरीके से करिए, इस तरीके, हम आपको एकदम रास्ता बता रहे हैं। ठीक है, ताकि आप किसी भी एग्जाम को देखिए, जिसके पास नॉलेज है ना उसको प्रैक्टिस सेट लगाने की जरूरत नहीं है। उसके पास में नॉलेज है, वो सही गलत का उसको मतलब पता है कि सही क्या है गलत क्या है, वो अपने अच्छे से करके आ जाएगा। तो हमारा फोकस ये है कि आप किसी भी एग्जाम को पास कर सके जब आपके पास में सही नॉलेज होगी तब। यहाँ पे आपने बोला कि लता इट्स, तो क्या ये सेंटेंस है, तो जवाब आएगा नहीं, ये सेंटेंस नहीं है। क्यों ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि सेंटेंस को पूरा करने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, एक वर्ब की जरूरत पड़ती है और एक अदर वर्ड की जरूरत पड़ती है। 3 चीजों से मिलके ही सेंटेंस जो है वो बनता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे देखिएगा
तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पे अदर वर्ड नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, ये सेंटेंस नहीं है। ये क्या कहलाएगा, ये दोनों ये जो दोनों चीज छोटा छोटा लिखा हुआ है, एक लता इट्स, तो यहाँ पे इसको आप सेंटेंस ही बोलिए, लेकिन ये सेंटेंस ग्रामेटिकल भाषा में नहीं कहलाएगा। अगर ग्रामेटिकल भाषा में इसको सेंटेंस कहते हैं, एग्जाम में जाके लगा के आते हैं टिक, तो इसका मतलब क्या है कि आपका नंबर कट गया। तो ये क्या कहलाएगा, ये क्लाउज कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है कि वर्ब है। अब आपने यहाँ पे क्या किया कि ये तो क्लाउज है, तो अब आपको यहाँ पे ये तो पहचान में आ गया। जैसे आपने बोला आई गो, आपने क्या बोला, आई गो, मैं जाता हूं, तो क्या ये सेंटेंस है? नहीं, ये सेंटेंस नहीं है, ये क्या है, ये आपका क्लाउज है। ये क्या है, ये क्लाउज है। अब आपको इसी को सेंटेंस बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेंटेंस बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, इस वाले को हटाइए और यहाँ पे एक काम करिए छोटा सा कि लता इट्स, अब आपने बोला लता इट्स एन एप्पल, लता इट्स एन एप्पल। अब लता क्या है कि वो आज सेब खाती है, तो यहाँ पे देखिए एक सब्जेक्ट एक वर्ब और यहाँ पे हो गया अदर वर्ड। तो अब यहाँ पे तीन एलिमेंट्स पूरे हम लोगों ने सेंटेंस को पूरा होने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, उसको हम लोगों ने पूरा कर दिया। यहाँ पे हमने क्या बोला, आई वेंट देयर, आई वेंट देयर, तो यहाँ पे भी देखिए अदर वर्ड आ गया। अब ये सेंटेंस कहलाएगा, अब ये क्या कहलाएगा, ये सेंटेंस कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब और एक अदर वर्ड है, लेकिन उस समय ये सेंटेंस नहीं कहला रहा था। देखिए ये वाला भाग जो है, ये कौन सा भाग है, ये आपका क्लाउज का भाग हो गया, ठीक है, और ये भाग क्या हो गया, ये आपका सेंटेंस का भाग हो गया। लेकिन अब यहीं से एक छोटा सा सवाल और आएगा, ठीक है, सॉरी सेंटेंस, ठीक है, तो यहां से एक छोटा सा और सवाल आएगा कि भाई ये क्लाउज है और ये सेंटेंस है, तो अब हम यहाँ पे एक और छोटा सा आपको सवाल देते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाने दीजिए, ठीक है, इसको मिटाते हैं और यहीं पे एक छोटा सा और सवाल लेते हैं ताकि और आपको डीप तरीके से समझ में बात आएगी, ठीक है। एक सेकेंड, अब आपने यहाँ पे बोला कि आई वेंट, ठीक है, आई वेंट, ये क्या है, इतना भाग ये क्लाउज का है, आपने इसमें अदर वर्ड जोड़ दिया, आई वेंट देयर। अब ये सेंटेंस का आ गया, लेकिन हम आपसे पूछेंगे क्या ये सेंटेंस तो है, तो ये सेंटेंस है। ये क्लाउज है, तो आप बोलेंगे सर ये तो क्लाउज नहीं है, लेकिन नहीं, ये भी क्लाउज है। तो अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि दुनिया का हर एक सेंटेंस क्लाउज होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। दुनिया का हर एक सेंटेंस क्लाउज होता है। क्यों होता है, क्योंकि दुनिया के हर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता ही होता है, और जिस भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो क्लाउज कहलाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि दुनिया का हर एक सेंटेंस क्लाउज होता है, लेकिन हर एक क्लाउज सेंटेंस नहीं होता है। क्यों, जैसे आपने यहाँ पे बोला आई और यहाँ पे बोल दिया सिर्फ वेंट, तो अब ये क्या है, मैं गया, लेकिन यहाँ पे कोई भी अदर वर्ड नहीं है, तो ये क्लाउज कहला गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये क्लाउज कहला गया। और आई वेंट देयर ये सेंटेंस कहला गया, लेकिन ये सेंटेंस के साथ साथ में क्या, ये सबसे पहले एक क्लाउज भी है। क्यों, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, तो अब इसमें अदर वर्ड आ गया, तो ये सेंटेंस भी कहलाएगा और ये क्लाउज भी कहलाएगा, लेकिन ये जो है सिर्फ ये क्लाउज कहलाएगा, क्योंकि इसमें अदर वर्ड नहीं है। तो अब हमको यहाँ से दो बातें सीखने के लिए मिली कि दुनिया का हर एक सेंटेंस जो है वो क्लाउज कहलाता है, लेकिन हर एक क्लाउज सेंटेंस नहीं कहलाता है। बात समझ में आ गई। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो हमने ये बोला कि अब देखिए थोड़ा सा हम इसको और समराइज कर देते हैं, और इसके बाद इस वाले क्वेश्चन से हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज, इंडिपेंडेंट क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज को समझने की कोशिश करेंगे यहीं से, ठीक है। सबसे पहले क्लाउज होता क्या है, क्लाउज एक लंबे से सेंटेंस का छोटा सा भाग होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। तो हम क्या करते हैं, उसकी पहचान क्या करते हैं, क्लाउज के रूप में करते हैं। यहां तक हमको बात समझ में आ गई। दुनिया का हर एक सेंटेंस क्लाउज होता है, लेकिन हर एक क्लाउज सेंटेंस नहीं होता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि हर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा और एक आपका वर्ब होगा ही होगा, इसीलिए हर एक सेंटेंस क्लाउज कहला जाएगा। लेकिन क्लाउज अगर सिर्फ जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, वहां पे उसका एंडिंग हो जाए, तो वो सिर्फ क्लाउज ही कहलाएगा, वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। इसलिए हमने बोला कि हर एक सेंटेंस क्लाउज कहलाएगा, लेकिन हर एक क्लाउज सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ये बातें हमको समझ में आ गई। अब हमने यहाँ पे दो चार बातें और सीखनी है कि जैसे आपने यहाँ पे बोला आई वेंट देयर, ये क्या है, आपका एक क्लाउज है। ये क्या है, आपका क्लाउज है, ठीक है, हमने यहाँ पे क्लाउज बोला। एंड मेट हर, तो अब यहाँ पे देखिएगा एंड आई मेट हर, तो मैं उससे मिला। आई वेंट देयर, मैं वहां गया, और एंड मतलब और, आई मेट हर, तो यहाँ पे देखिए आई को हाइड किया गया है, तो मेट हर व्हेन शी वाज डांसिंग, मैं उससे मिला जब वह डांस कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए शी वाज डांसिंग, मेट हर, ये क्या है, ये आपका क्लाउज है,
मेट हर क्या है, ये क्लाउज है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आई जो है वो हाइड है। तो जब आई हाइड है ना, यहाँ पे एंड इसलिए लग गया क्योंकि यहाँ पे आई को हमने क्या किया, हाइड कर दिया। अब हम बोलते हैं कि आई वेंट देयर एंड आई मेट हर, तो थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है, कुछ कुछ बातों को छुपाना चाहिए, ये भी हम आपको आगे सिखाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो मेट हो गया, आपका सब क्या हो गया, वर्ब हो गया, और आई आपका सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, तो ये भी आपका क्लाउज कहला गया। और यहाँ पे देखिए एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, तो ये भी आपका क्या कहला गया, ये क्लाउज कहला गया। तो पहली बात तो हमने यहाँ पे एक और बात सीख ली कि एक सेंटेंस में क्या एक से ज्यादा क्लाउज हो सकते हैं। तो आपका जवाब आएगा यस सर, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लाउज भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा, एक ही सेंटेंस में देखिए एक से ज्यादा क्लाउज, एक क्लाउज, दो क्लाउज और तीन क्लाउज, यानी कि एक क्लाउज में एक से ज्यादा, सॉरी, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लाउज होते हैं। ये बात भी हमको समझ में आई, और तीन चार बात समझ में आई कि क्लाउज एक लंबे से सेंटेंस का छोटा सा भाग होता है जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है, पहला पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद हमने ये देखा कि क्लाउज की पहचान कैसे होगी, जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगा। दूसरी बात, अब तीसरी बात हमने ये सीखा कि हर एक सेंटेंस क्लाउज कहलाएगा, लेकिन हर एक क्लाउज सेंटेंस नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है, इसलिए हर एक सेंटेंस क्लाउज कहलाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे चौथी बात ये सीखी कि भाई एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए तीन एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। किसकी किसकी पड़ती है? सब्जेक्ट की, वर्ब की और अदर वर्ड की। सेंटेंस को पूरा करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एक सब्जेक्ट की, एक वर्ब की और एक अदर वर्ड की। ऐसे अगर जिस सेंटेंस में मान लेते हैं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगा, तो वो सेंटेंस ना कहला के क्या कहलाएगा? क्लाउज कहलाएगा। लेकिन जहाँ पे आपका एक सब्जेक्ट एक वर्ब एक अदर वर्ड होगा, तो वो सेंटेंस कहलाएगा, सेंटेंस के साथ साथ में वो क्लाउज भी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब है। अब हमने यहाँ पे अगली बात ये सीखी कि एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लाउज भी हो सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हो सकते हैं, ये संभावना वाली बात है जो हमने यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया। अब यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि भाई क्लाउज के भी अपने अपने रूप होते हैं। तो पहला जो क्लाउज होता है वो प्रिंसिपल क्लाउज होता है। अब प्रिंसिपल क्लाउज किसे कहते हैं? तो प्रिंसिपल क्लाउज, सबसे पहले ये बात समझिए कि जो सेंटेंस की शुरुआत करेगा, जो सेंटेंस की शुरुआत करेगा, तो सेंटेंस की शुरुआत किसने की? इस लंबे से सेंटेंस की शुरुआत किसने की? इस यहाँ पे लंबे से सेंटेंस की शुरुआत इस वाले ने की, आई वेंट देयर, आई वेंट देयर। इसने क्या किया? सेंटेंस की शुरुआत की, ठीक है। तो जो सेंटेंस की शुरुआत करता है, जो सेंटेंस की शुरुआत करता है, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लाउज। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्लाउज बोलते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल क्लाउज बोलते हैं। तो जो सेंटेंस की शुरुआत करता है, जो सेंटेंस का मुखिया होता है, तो इस पूरे सेंटेंस का मेन आदमी कौन है? आई वेंट देयर है। तो जो सेंटेंस की शुरुआत करेगा, जो सेंटेंस का मुखिया होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं। अब यहाँ पे एक और बात निकल के आएगी, क्या इस सेंटेंस को किसी और इंसान की जरूरत पड़ी? तो जवाब आएगा नहीं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, मेट हर को किसकी जरूरत पड़ी? एंड की जरूरत पड़ी। अगर एंड नहीं आता तो यहाँ पे आप बोलते आई वेंट देयर, आई मेट हर, और यहाँ से वेन को हटा देते तो बोलते सी वॉज डांसिंग। तो ये सेंटेंस हुआ ही नहीं, ये तो आपने अलग अलग भाग को सीधे लिख दिया। आपने इसको जोड़ना पड़ता है। सेंटेंस का मतलब क्या है कि जोड़ना पड़ता है। तो ये वाला जो ये जो क्लाउज है, ये किससे जुड़ा? एंड से जुड़ा। और ये क्लाउज किससे जुड़ गया? ये वेन से जुड़ गया। तो इनको वैसाखी की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे ये समझना है, लेकिन इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ी। तो जो सेंटेंस की शुरुआत करेगा उसे प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं, जो सेंटेंस का मुखिया होता है उसे प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं। और जिसे किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती सेंटेंस को शुरुआत करने के लिए, सेंटेंस को बनाने के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि वो इंडिपेंडेंट आदमी है, उसको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो जो खुद अपने ऊपर डिपेंडेंट होता है, जिसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, जो इंडिपेंडेंट होता है, सॉरी, तो उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लाउज, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लाउज, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं। तो अब जैसे प्रिंसिपल क्लाउज को ही क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट क्लाउज। तो प्रिंसिपल क्लाउज और इंडिपेंडेंट क्लाउज दोनों एक ही होता है, ये बात हमको समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए एंड लिखा हुआ है, तो एंड यहाँ पे आपने बोल दिया, आपने यहाँ पे बोल दिया बट, आपने यहाँ पे बोल दिया फॉर, आपने बोल दिया और, आपने बोल दिया नॉर, आपने बोल दिया आइदर और, नाइदर नॉर, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब आपका कंजंक्शन होता है। ये सब क्या है? ये सब कंजंक्शन है। ये क्या है? ये कंजंक्शन है। तो जो भी सेंटेंस कंजंक्शन से जुड़ा होगा, जो भी सेंटेंस, ये सेंटेंस किससे जुड़ा है? ये कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे आपको देखना है ये बात कि जो सेंटेंस कंजंक्शन से जुड़ा होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम बोलेंगे आपको सॉरी, कोऑर्डिनेट क्लाउज। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज,
कोऑर्डिनेट क्लाउज बोलेंगे। तो जो सेंटेंस किससे जुड़ा होगा, कंजंक्शन से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा, कंजंक्शन से, कंजंक्शंस, ठीक है, कंजंक्शन से जुड़ा होगा, उससे हम क्या बोलेंगे, हम उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लाउज। और कोऑर्डिनेट क्लाउज को ही बोलते हैं डिपेंडेंट क्लाउज। क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्लाउज। क्यों बोलेंगे डिपेंडेंट क्लाउज, क्यों, क्योंकि ये कंजंक्शन के ऊपर निर्भर होता है। जब तक कंजंक्शन नहीं आएगा तब तक कोऑर्डिनेट क्लाउज नहीं आएगा, और जब तक कंजंक्शन नहीं आएगा तब तक ये क्लाउज नहीं बनेगा। कौन सा क्लाउज नहीं बनेगा, कोऑर्डिनेट क्लाउज नहीं बनेगा। इसलिए ये किस पे निर्भर रहता है, ये कंजंक्शन पे निर्भर रहता है। तो जो दूसरे पे निर्भर रहता है उसे बोलते हैं डिपेंडेंट क्लाउज, ठीक है। और ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है तो ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लाउज। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है WH वर्ड वेन, तो वेन हो गया, वाई हो गया, व्हाट हो गया, हाउ हो गया, ये सब क्या, ये सब WH वर्ड है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि WH वर्ड से जो सेंटेंस जुड़े हुए होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, WH वर्ड से जो सेंटेंस जुड़े हुए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हम उनमें बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लाउज। क्या बोलते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लाउज, सब ऑर्डिनेट क्लाउज बोलते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लाउज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। तो हमको यहीं से बहुत सारी बातें समझ में आ गई कि भाई जिसने सेंटेंस की शुरुआत की उसे प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं, जिसको किसी की जरूरत नहीं पड़े उसे प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं, जो खुद पर निर्भर होता है उसे प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं, ठीक है, जो सेंटेंस का मुखिया होता है उसे प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं, ठीक है, और प्रिंसिपल क्लाउज को ही इंडिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आई मेट हर है, तो इसको जरूरत पड़ी किसकी, एंड की, इसको जरूरत पड़ जाती है बट की, फॉर की, और की, नॉर की। तो जिस भी सेंटेंस को कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है, जो कंजंक्शन से जुड़ा होता है, तो उस ऐसे क्लाउज को हम क्या बोलते हैं, ऐसे क्लाउज को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लाउज, और कोऑर्डिनेट क्लाउज को ही हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लाउज। अब जो सेंटेंस जो है आपका WH वर्ड से जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लाउज। तो अब आपको यहाँ पे जब भी आप कभी पेपर पढ़ेंगे या कोई बुक पढ़ेंगे, उसमें कोई लंबा लंबा सेंटेंस दिखेगा तो उसमें एंड आ गया होगा, उसके बाद देखिएगा तो एक वर्ब एक सब्जेक्ट होगा, तो वो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि भाई ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लाउज है, ये कोऑर्डिनेट क्लाउज है। और जिसमें देखिएगा जो सेंटेंस की शुरुआत करेगा उसे आप बोलेगा प्रिंसिपल क्लाउज है, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लाउज है। और जहाँ पे देखिएगा कि भाई WH वर्ड के बाद कोई सेंटेंस अगर आ रहा है तो वो सेंटेंस क्या कहलाएगा, आपका को सब ऑर्डिनेट क्लाउज कहलाएगा। तो ये वीडियो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे हमने क्या किया, क्लाउज के बारे में समझ लिया। अब क्लाउज में भी जो है बहुत सारे आएंगे, कंपाउंड आएगा, कॉम्प्लेक्स आएगा, मिक्स आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको आप लोग थोड़ा सा है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने ऐसे लोगों के साथ में शेयर करिएगा।